दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आने की खबर होती है, हम कमिंग सून का एक छोटा सा वीडियो डालते हैं और उसमें अक्सर 1000, 1200, 1500, 2000 व्यूज आते हैं। लेकिन ये वाला जब हमने कमिंग सून का एपिसोड डाला, इंट्रो वीडियो, 12,000 से ज्यादा व्यू अब तक हो चुके थे जिस दिन हम लोग इसको शूट कर रहे हैं। शायद 300 से ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किया था नीचे। सो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार की शख्सियत होगी, कितनी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, डायरेक्ट सेलिंग में लोग कितना उनसे प्यार करते हैं। सो आइए हम स्वागत करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गंदगी को खत्म करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उस मुकाम पे देखना चाहते हैं जिसकी ये हकदार है। एक एसोसिएशन है जिसका आपने पिछले दिनों खूब सारा नाम सुना होगा, अखबारों में, न्यूज चैनलों में, ADSCI। जी हाँ, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था ADSCI ने जताया आभार। इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजीव कुमार जी हमारे मेहमान हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र सर, सबसे पहले चैट विद सुरेंद्र वत्स हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े शो में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजीव सर। आपके शब्दों की बड़ी वैल्यू है। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो पूरी इंडस्ट्री उसको बड़ी गंभीरता के साथ में लेती है, और आपने सबसे बड़ा शो बोला है तो आज तक लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, तो आज वो सीरियस ले लेंगे। थैंक यू। जैसे मैं बता रहा था संजीव सर, आपके कमिंग सून के वीडियो पे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स थे सर, 4 घंटे लग गए। और उससे मालूम चला कि आपको लोग किस अंदाज में प्यार करते हैं, किस रूप में आपको देखते हैं। कुछ पढ़ के सुनाता हूं। तीर्थेंद्रा तिवारी ने लिखा है, आ गया है वह समय जिसका था हमें इंतजार, आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के असली हीरो। श्यामलाल जी ने लिखा है, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन, डायरेक्ट सेलिंग को पहचान दिलाने वाले महानायक, 21वीं सदी के हीरो। महावीर ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को व्यवसायिक बिजनेस स्थापित करने वाले, सदी के महानायक, गरीबों के मसीहा और ईमानदारी नेक नीति के साथ में लाखों लोगों के घरों में आयुर्वेद के माध्यम से खुशियां लाने वाले डॉक्टर संजीव सर, आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। ओपी ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाले लाखों लोगों के अन्नदाता डॉक्टर संजीव सर को कोटि कोटि प्रणाम। अमर जायसवाल ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग में भी मिस्टर संजीव कुमार जी एक महादेव का रूप हैं, जो इस इंडस्ट्री को खराब कर रहे उनके लिए सबक सिखाने के लिए खुद महादेव अवतरित हुए हैं इस धरती पर, संजीव गुरु जी के रूप में। और संदीप फरमान ने लिखा है, लाखों दिलों की धड़कन, डायरेक्ट सेलिंग को नई पहचान दिलाने वाले डायरेक्ट सेलिंग के महानायक, गुरुओं के गुरु, महागुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्या खिलाते हो लोगों को? कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट कर पाए एक दिन। और बस ये प्यार है सर जनता का, आपका। नहीं देखिए, मैं ऑनेस्टली एक चीज मानता भी, उस चीज को आपसे पूछना भी चाहता हूं। मेरा तो धंधा ही है लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, और बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूं। और लेकिन जिस प्रकार आपने पिछले 4-5 साल में इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है, इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है, 25, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग आए हैं जो 28-30 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं,
लेकिन आपने जो एक अलग पहचान बनाई, एक अलग छवि बनाई, वो आपकी व्यूअरशिप से दिखती है, आपके इंटरव्यू से, आपके कमिंग सून के उस 1 मिनट के क्लिप से वो दिखती है। तो ऐसा क्या संजीव जी कर रहे हैं जो दूसरे लोगों को फॉलो करना चाहिए? मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अलग, एक मतलब एक ऐसा मॉडल लगता है कि जैसा मॉडल मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी बिजनेस का ऐसा मॉडल है। ये एक बड़ी पवित्र सी इंडस्ट्री है। मतलब जो आज का समाज है, जो आज की दुनिया है, जिस हिसाब से लोग जी रहे हैं या एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं या एक दूसरे से काम करवा रहे हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन, जो आत्मीयता, जो प्रेम, जो भाव यहाँ पर मिलता है हमें। एक डायरेक्ट सेलर बनता है, बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन फिर भी एक छोटे आदमी से प्यार करता है, उसके घर भी जाता है, खाना भी खाता है। यहाँ गरीब अमीर की खाई नहीं है, जात पात की खाई नहीं है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सब सबकी भलाई की कामना करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है इससे बड़ा धर्म का और पवित्र काम शायद मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उसी तरीके से इसमें पवित्रता होनी चाहिए, वही कमिटमेंट होनी चाहिए और वही सच्चा भाव होना चाहिए इस इंडस्ट्री के प्रति। तो मुझे लगता है दुनिया की भगवान ने सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री बनाई है। तो सच्चा भाव, कमिटमेंट, सारी दूरियां मिटा के काम करें तो संजीव जी जैसी ख्याति प्राप्त की जा सकती है। नहीं, हाँ बिल्कुल, मुझसे भी बेहतर हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट। मेरे पास में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, मेरे दिमाग में, जहन में घूम रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वो व्यूअर जो आपको नहीं जानते हैं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दीजिए, अब तक की जर्नी कैसे रही? मैं आर्मी में जॉब करता था। 2007 में अचानक मुझे डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला और इस इंडस्ट्री का जो नेचर ऑफ बिजनेस देख के मैं प्रभावित हुआ था कि यहाँ आपको अपने साथ साथ लोगों को भी कैरियर देना है, लोगों को भी बड़ा बनाना है, और आप बिना लोगों के बड़े बनाए बड़े नहीं बन सकते। और दूसरा लगा कि यहाँ कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास, जो मर्जी चाहे वो यहाँ मान, सम्मान, पहचान और पैसा सब कुछ कमा सकता है। अब एक इंसान की जिंदगी में अगर मान, सम्मान, पहचान, पैसा कमाने का मौका कोई इंडस्ट्री दे तो मुझे लगा तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। आए, काम किया, 2007 से 2013 तक काम किया, फिर एक बार इस इंडस्ट्री से मन ही उठ गया, फिर रिजाइन कर दिया। अच्छा। और फिर अब जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, ऐसा सोच लिया, लाइफ में कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल काटा मार दिया जिंदगी में। फिर लेकिन वही है सर, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसा रस दे देती है कि इंसान रसपान करता ही रहता है। तो थोड़ा इसकी नॉलेज लेते रहे, ज्ञान लेते रहे, यार क्या सही होता है, क्या एथिकल होता है, क्या अनएथिकल होता है, क्या वाकई में इंडस्ट्री अनएथिकल है या ये एथिकल है। तो वो उस मझधार में फंसे रहे, लेकिन 2014 में उससे निकलने का मौका मिला। फिर 2014 से आज अपना काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एक चीज मैं व्यूअर को शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत 1990s यानी 1990 के बाद में हुई, और स्पेशली 1996 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई, तो थोड़ा गति मिली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और डायरेक्ट सेलिंग की बात को रखने के लिए कुछ एसोसिएशन बनी हमारे देश में, वो एसोसिएशन काम करती रही और बहुत एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बड़ा टफ टाइम था, और मैं भी पर्सनली उस समय डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में क्लोजली कनेक्ट हुआ। लगभग 11 सालों से मैंने बड़ी नजदीक से चीज़ों को होते हुए देखा है। हम सब लोगों की एक डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स आने चाहिए। 2016 में रूल्स आ गए। फिर डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन पहले डिमांड थी गाइडलाइंस आनी चाहिए, मॉडल गाइडलाइन आ गई, फिर रूल्स आ गए 28 दिसंबर 2021 को। और अभी डायरेक्ट सेलिंग में अमेंडमेंट्स आए हैं, रूल्स में कुछ कमी रह गई थी, तो अभी जून 2023 में अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया, लेकिन स्पेशली अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं जिसकी बहुत ज्यादा दरकरार थी, एक डेफिनेशन मिसिंग थी कहीं ना कहीं हमारे रूल्स में, वो आ गई है। तो उसको दिलाने में जिस एक एसोसिएशन का सबसे बड़ा योगदान रहा, वो एसोसिएशन है ADACI, और उसके प्रेसिडेंट संजीव सर हमारे बीच में हैं। पहली चीज तो संजीव सर, आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं अंदर तक उस चीज को जानता हूं। तो पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मेरे पास में मौका है आपका धन्यवाद करने के लिए, और आपको सैल्यूट करने के लिए। आपने इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़े कंफ्यूजन को आपने दूर करवा दिया है। एक बात छोटा सा कहना चाहूंगा सर, और ये जान के आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे, और शायद भरोसा ना करें, मैंने लड़ना आपसे सीखा है। अरे सर। देखिए सर, जब ये इंडस्ट्री 2011-12 के उस दौर से गुजर रही थी सर, तो आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो इतिहास बन गई देश में। तो जब मैं आपके संपर्क में आया और मैंने वो
आपको मिला और देखा तो मैंने कहा यार, जब 2011-12 में जब कुछ भी नहीं था, तब सुरेंद्र सर इतने बड़े स्टेप लिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के इंडस्ट्री को किसी हद तक गाइडलाइंस दिलवाई, सेव किया, तो सर इंस्पिरेशन तो आप ही। जबरदस्त। देखिए, मेरा ये मानना है संजीव सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको समय समय पे कुछ लोग लीड करते हैं और वो आगे लेके जाते हैं, और वो जब इन दिनों संजीव जी ने संभाला हुआ है तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बहुत बढ़िया, बहुत सारी बातें करेंगे संजीव सर। एडीएससीआई और दूसरे एसोसिएशन ने काम किया, लेकिन एडीसीआई ने लीड किया स्पेशली अमेंडमेंट्स को लाने में। आगे क्या प्लानिंग है? एडीएससीआई अब गवर्नमेंट से क्या चाह रही है कि इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? सर, एडीसीआई चाहती है कि इंडस्ट्री को वही रेपो मिले जिसकी हकदार है, और इंडस्ट्री को हिंदुस्तान का हर आम नागरिक समझे। वो हमारे साथ एसोसिएट हो चाहे ना हो, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री को उन्हीं नजरों से देखे जिसके लायक इंडस्ट्री है, जो यहाँ पर आत्मीयता है, जो प्यार है, जो रोजगार है, जो हर बच्चे को आज एम्प्लॉयमेंट होने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर बड़े को, बुजुर्ग को एज लिमिट नहीं, कास्टिज्म नहीं, कुछ तो नहीं है यहाँ पर। राइट। तो वो हमारे को अधिकार मिलने चाहिए, और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इथिकल और अनइथिकल का डिफरेंस थोड़ा क्रिएट करे। उसके लिए अभी एडीसीआई की नेक्स्ट लड़ाई जो ये है, गवर्नमेंट से बातचीत है, जो भी है कोशिश करेंगे, बातचीत से बात बने सारी, कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एसोसिएशंस के साथ एसोसिएट होकर एक कमेटी फॉर्म करे। अच्छा। जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी आईआरडी है, जैसे शेयर मार्केट को से भी कंट्रोल करती है, ऐसी एक कमेटी एसोसिएशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रोल करे इंडिया में, और इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा बढ़ावा दे। और जो अनइथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, जो बिल्कुल ही एक नए उसी माइंड से आते हैं कि भाई यहाँ लोगों के इमोशंस का फायदा उठाओ, लोगों के रिलेशंस का फायदा उठाओ, कुछ भी प्रोडक्ट बेचो, कुछ भी प्लान बनाओ, नॉन कैलकुलेटिव प्लान बनाओ, कहीं से उठा के प्रोडक्ट बेच दो, ऐसे लोगों पे थोड़ा कड़ा शिकंजा गवर्नमेंट कसे। उसकी हमारी बातचीत अभी गवर्नमेंट से चल रही है। मैंने संजीव सर हमारे 50वें एपिसोड में, जो हमारा गोल्डन जुबली एपिसोड था, हेम पांडे सर हमारे गेस्ट थे, उनसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही प्रश्न पूछा था कि सर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पे रेगुलेटरी बॉडी बने, कब बनेगी? तो उनका रिप्लाई था कि अभी आपकी इंडस्ट्री का साइज बहुत छोटा है, गवर्नमेंट को अगर कोई नई चीज लेके आएगी तो उसमें मैन पावर चाहिए, उसमें पैसा लगेगा, तो आपकी इंडस्ट्री का साइज अभी इतना बड़ा है ही नहीं। साइज बड़ा होगा तो शायद सरकार उस बारे में सोचेगी। तो साइज बड़ा कैसे हो इंडस्ट्री का, सब लोग मिलके और बड़ा काम करें, कितना पोटेंशियल आपको दिखता है इंडिया में? देखिए सर, साइज इंडस्ट्री का जब ही बड़ा हो सकता है जब ये स्विचनेस खत्म हो। मतलब ये जो अभी कोई कंपनी आएगी, अचानक से किसी को इम्प्रेस करेगी, अपने उल्टे सीधे प्रमोशन करेगी। साइज बड़ा होता है सर जो कंपनियां ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनियां हैं, चाहे वो 50 हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे 200 हैं, लेकिन जो स्टेब्लिश कंपनियां, वहीं पर रहकर लोग बड़ा काम करें। क्योंकि जब ये स्विच होता है इधर से उधर, तो कहीं ना कहीं टर्नओवर्स में फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं एथिकल अनएथिकल की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव मैसेज आता है। जैसे आज आप देखिए कि आज आप देख रहे हैं कि कोई लीडर कहीं इधर उधर जाता है तो यूट्यूब वगैरह पे आके, फेसबुक वगैरह पे बातें करता है, तो जो आम जनता है वो ये देखती है कि यार ये इंडस्ट्री शायद हमारे लायक नहीं है। हमें आम जनता को ये बताना होगा, अपनी इंडस्ट्री को इतना एथिकल वे में करना होगा कि आम जनता ये भरोसा करे, यस आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं बेशक इस इंडस्ट्री में काम ना करूं, क्योंकि सर ये ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ओनली फॉर मनी नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। मैं इस कंपनी के साथ काम ना करूं, लेकिन इसका प्रोडक्ट यूज करूं। तो जब लोगों का रुझान, हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता का रुझान हमारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा, लोग हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे और हमारे प्रोडक्ट इस लायक होंगे कि लोग उन्हें खरीद सकेंगे, यूज कर सकेंगे और लोग हमारे यूजर बनेंगे, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का साइज तब बहुत बड़ा बनेगा। दैट्स ग्रेट सर। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूं, उसको कहीं ना कहीं आपने टच किया। ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, एक व्यक्ति किसी ठीक ठाक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, रेप्यूटेड कंपनी थी, पुरानी कंपनी थी, पैसा भी ले रहा था, नेटवर्क भी था, वो अचानक किसी ऐसी जगह चला जाता है जिसका फ्यूचर एक आम आदमी भी समझ सकता है कि अंधकार में है, शायद पैसा मिल जाएगा उसको ज्यादा। तो ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है लोगों की? आपने भी कुछ लोगों को देखा होगा और उनके संपर्क में कुछ लोग आते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर मुझे लगता है मतलब ये इंडस्ट्री तो इतनी इमोशनल इंडस्ट्री, इतने टच रहता है एक लीडर का अपने डाउनलाइन से, डाउनलाइन का अपने अपलाइन से, एक सालों का रिश्ता हो जाता है, सालों साथ काम करते हैं, सालों साथ घूमते हैं, सालों टूर करते हैं,
मैं तो कहता हूँ भाई से भी ज्यादा बड़े रिश्ते बन जाते हैं लोगों के, लेकिन